हेलो साथियों, स्वागत है आपका ISA स्टडी पॉइंट में। हमारे साथ यानी अजहर नज़ामी के साथ। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम लोग जानने की कोशिश किए थे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनाटॉमी किस प्रकार है, आखिर नेचर ने किस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप किया है। तो चलिए देखते हैं। अब थोड़ी सी जो है आज की क्लास में थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कुछ पिछली बातों को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, यूटेरस कहलाता है। इतना पोर्शन ये यूटेरस कहलाता है। तो यूटेरस में हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे कि 3 लेयर होती है यूटेरस की, 3 लेयर होती है। ये जो सबसे इनर लेयर होती है, सबसे अंदर वाली पोर्शन की लेयर होती है, इस लेयर का नाम हमने दिया था पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको कहते हैं इंडोमेट्रियम, यानी अंदर वाली लेयर। फिर जो है ये मस्कुलर लेयर मोटी सी होती है, ये पूरी लेयर मस्कुलर लेयर है, ये पूरी मोटी सी होती है, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे आउटर लेयर जो होती है वो पेरीमेट्रियम होता है, उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। तो ये जो खाली स्पेस इतना सा बच रहा है, ये पूरा खाली स्पेस जो इस तरह से आपको दिख रहा है, ये खाली स्पेस को क्या कहते हैं? यूटेराइन कैविटी, यानी यूटेरस के अंदर की खाली जगह यूटेराइन कैविटी कहलाता है। और इधर जो ऊपर उभार सा पोर्शन दिख रहा है, या ये आपको फूली हुई पोर्शन, ये यूटेराइन फंडस है, इसको यूटेराइन फंडस कहते हैं। ये इधर से यूटेरस से ये लगी हुई पोर्शन है, ये इधर से बाहर की तरफ निकल रही है, देखिए हैंड की तरह से। इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब कहलाता है। फेलोपियन ट्यूब आगे जाके एक फूली हुई पोर्शन बनाती है, ये थोड़ी सी फूली हुई पोर्शन इस तरह से बनाती है। इसको फूली हुई पोर्शन एम्पुला कहलाता है। ये हमने बार बार डिस्कस किया कि फूली हुई पोर्शन एम्पुला कहलाता है। नीचे जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, एनसीईआरटी में नाम लिखता है इसको कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेयर्स। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है, इसका नाम होता है फिम्ब्रिया, इसका नाम होता है फिम्ब्रिया, ये फिम्ब्रिया होता है, ठीक है, ये फिम्ब्रिया होता है। और इधर जो है फिम्ब्रिया से इस तरह से लिगामेंट के थ्रू से ये ओवरी जुड़ी हुई रहती है, ये पूरी ओवरी है, ये पूरी ओवरी है, ओवरी जुड़ी हुई रहती है। प्रत्येक महीना यानी हर माह एक ओवम निकल के आता है और ये फिम्ब्रिया के रास्ते से ऊपर की तरफ फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और ये एम्पुला और इस्थमस, ये पोर्शन इस्थमस कहलाता है, ये पोर्शन इस्थमस कहलाता है। और ये एम्पुला, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन के बीच में देखिए एक लाइन लिखा होगा एनसीईआरटी में, आपको कई बार सवाल इस पे मिल जाएगा नीट AIPMT में कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। एक्चुअल में जो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जो फर्टिलाइजेशन होता है तो वो होता है एम्पुला। ये एम्पुला और इस्थमस के बीच में जो जंक्शन पॉइंट होता है, इसी जंक्शन पॉइंट में स्पर्म आकर के फर्टिलाइजेशन का काम करता है। यानी एम्पुला इस्थमस जंक्शन के बीच में ही फर्टिलाइजेशन का काम होता है। तो चलिए देखते हैं, ये पोर्शन को इधर दिखाया है इसने इस्थमस में, ये एम्पुला और ये इनफंडिबुलम। एम्पुला और इस्थमस के बीच में जो जंक्शन बनती है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। नीचे देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये सर्विक्स का पोर्शन है, इसको सर्विक्स कहते हैं। देखिए सर्विक्स के पास जो है ये वाली पोर्शन काफी थिन, ये जो होता है काफी थिन होता है, और सर्विक्स का ये पोर्शन काफी थिक होता है, काफी मोटा होता है। सर्विक्स के नीचे का पोर्शन ये सर्वाइकल कैनाल कहलाता है, और नीचे की तरफ इधर से वेजाइना हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे और भी समझते हैं कि आगे किस प्रकार रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कर रहा है। ये देखिए वेजाइना की तरफ से देखेंगे तो एक्सटर्नल ओरिफिस आएगा, फीमेल एक्सटर्नल ओरिफिस का ये कुछ पार्ट को एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश किया गया है। देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर जो हेयरी मसल, हेयरी टाइप की होती है, ऊपर जो हेयर्स होता है, बाल टाइप की होती है, इसको मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, इसका नाम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। यहाँ पे एडिपोज टिश्यू होता है, यानी यहाँ पे जो होता है कैसा टिश्यू होता है? एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू होता है। फैटी टाइप की होती है, ये किस टाइप की? फैटी टाइप की होती है।
उससे नीचे की तरफ आते हैं जैसे, तो नीचे की तरफ एक छोटा सा ये दिख रहा होगा आपको, ये छोटा सा, ये क्लाइटोरिस कहलाता है, ये क्लाइटोरिस कहलाता है, एक छोटा सा इधर की तरफ समझिए। क्लाइटोरिस को होमोलोगस ऑर्गन है, फीमेल का ये क्लाइटोरिस जो होता है ये होमोलोगस होता है, किसका होमोलोगस होता है, टू मेल पेनिस का, मेल पेनिस का ये होमोलोगस होता है। ये कई बार पूछा जा चुका है नीट में साथियों, तो इसको ध्यान रखेंगे कि मेल पेनिस का जो होमोलोगस ऑर्गन होता है फीमेल में, वो कौन होता है, क्लाइटोरिस होता है। क्लाइटोरिस से नीचे की तरफ अब देखते हैं तो यहाँ पे इस पोर्शन पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है यूरेथ्रल ओपनिंग है, इससे पेशाब बाहर की तरफ आता है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, इससे पेशाब बाहर की तरफ आता है। ये जो दोनों पार्ट दिख रहा है, ये दोनों पार्ट वेस्टिबल का पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट जो है वेस्टिबल का पार्ट है, इसको वेस्टिबल बोलते हैं। और इधर जो ये मस्कुलर पार्ट दिख रहा है आपको, ये इस टाइप से मस्कुलर पार्ट जो दिख रहा है इस टाइप से, ये पूरा ये मस्कुलर पार्ट जो है लेबिया मेजोरा कहलाता है। नाम से समझिए, ये बड़ा पार्ट है लेबिया मेजोरा, ये लेबिया मेजोरा। अंदर छोटी पार्ट मस्कुलर रहती है, ये छोटी सी मस्कुलर पार्ट जो रहती है, मेम्ब्रेनस पार्ट जो रहती है, इसको लेबिया माइनोरा कहलाता है। नाम से समझिए, जो बड़ी पार्ट थी वो लेबिया मेजोरा था, जो छोटी पार्ट थी वो लेबिया माइनोरा है। अंदर की तरफ जो है ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग को वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं, वेजाइना कहते हैं। इस ओपनिंग के थ्रू से ही जो है ना स्पर्म एंट्री करता है। तो यहाँ पे जो है ना अंदर की तरफ जो है ना एक नेटवर्क होती है, ब्लड वेसल्स की एक छोटी नेटवर्क होती है, एक जो है पैकिंग होता है, नेटवर्क होती है। इस नेटवर्क का नाम हाइमन कहलाता है। ये हाइमन कई बार जो है, ये हाइमन जो है फर्स्ट क्वाइटस के दौरान जो है ये हाइमन रप्चर होता है, टूट जाता है। फर्स्ट क्वाइटस के दौरान जो है ये हाइमन रप्चर हो जाता है, टूट जाता है। तो इसको जो है प्रथा के हिसाब से बहुत लोगों ने ये मान लिया कि फर्स्ट क्वाइटस अगर उस दौरान नहीं टूट रहा है, यानी जो है कहीं ना कहीं फीमेल का जो है कैरेक्टर पे कुछ दाग लगाने की सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं है साथियों। यहाँ पे समझने की बात है कि हाइमन जो है और भी कई रीजन से टूट सकता है, खेलकूद से टूट सकता है हाइमन, साइकिलिंग से टूट सकता है हाइमन, साइकिलिंग से भी हाइमन टूट सकता है। तो ये कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है, मगर ये जानने की बात है कि यहाँ पे अंदर हाइमन रहता है। और नीचे की तरफ से अगर देखें तो यहाँ पे एनस का पोर्शन होता है, जिसके थ्रू से जो है बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल आता है। तो चलिए देखते हैं आगे मेमोरी ग्लैंड के बारे में, कि एक माँ कैसे बच्चे के लिए दूध प्रोड्यूस करता है और बच्चों को मिल्क फीड कराता है, किस प्रकार से आखिर ये बनता है, कैसे किस प्रकार से ये मेमोरी ग्लैंड काम करता है। देखिए, आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो है ये वाल आपको दिख रहा होगा इस तरह से, ये वाल जो है चेस्ट वाले पोर्शन में जो है इंटरनल पोर्शन है चेस्ट का ये इंटरनल पोर्शन है इस तरह से। इधर की तरफ ये जो दिख रही होगी आपको, ये रिप्स है, ये जो है रिप्स है इस तरह से, ये रिप्स है, ये रिप्स की हड्डी है, ये रिप्स है, इस तरह से रिप्स दिख रहा होगा। अब रिप्स के बीच में जो कनेक्शन है, रिप्स के बीच में जो मसल्स एक दूसरे रिप को कनेक्ट करती है, एक दूसरे रिप को जो मसल्स कनेक्ट करती है, एक दूसरे रिप को जो मसल कनेक्ट करती है, उस मसल का नाम हम लोग देते हैं इंटरकोस्टल मसल। ये एक दूसरे रिप को कनेक्ट करने वाली मसल को क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। देखिए, ये कोस्टल बोन्स हैं, इसको रिप्स को क्या कहते हैं, कोस्टल बोन्स। दो कोस्टल बोन्ड के बीच की मसल्स इंटरकोस्टल मसल, दो कोस्टल बोन्ड के बीच की मसल इंटरकोस्टल मसल। ये पूछ चुका है साथियों नीट में, ये पूछा जा चुका है साथियों नीट में। तो देखते हैं, ये इंटरकोस्टल मसल्स इस तरह से पीछे की तरफ वाल का काम करती है, और इंटरकोस्टल मसल से सटी हुई पेक्टोरलिस मेजर होती है, इंटरकोस्टल मसल से सटी हुई बिल्कुल पेक्टोरलिस मेजर होती है।
और फिर पेक्टोरलिस मेजर के नीचे एक छोटा सा पतला सा लाइन की तरह आपको दिख रहा होगा, ये फेसिया कहलाता है, ये फेसिया कहलाता है। और फेसिया से सटे हुए फेट बॉडीज होती है, यानी फेट पैड होता है। ये छोटा छोटा जो है फेट बॉडीज है, इस तरह से आपको जो दिख रहा होगा ये फेट बॉडीज है छोटी छोटी। अब इस तरह से आपको फेट बॉडीज दिख रहा है। अब फेट बॉडीज के नीचे जो पोर्शन होता है वो एकाइनस होता है। फेट बॉडीज के नीचे जो ये सब पोर्शन है एल्वोलाई या एकाइनी कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इस तरह का पोर्शन एल्वोलाई या एकाइनी कहते हैं, जिसको नाम एल्वोलस या एकाइनस, ठीक है। अब इसका जो है ये इनलार्ज डायग्राम है, ये बड़ी डायग्राम है। इसी एल्वोलाई या एकाइनी के अंदर, इसी के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, यहीं पे मिल्क बनता है साथियों, और यहाँ से फिर इधर के रास्ते से बाहर आता है। देखेंगे अभी रास्ता, मगर यहाँ समझते हैं कि एल्वोलाई या एकाइनी के अंदर क्या आखिर होता है, किस प्रकार ये काम करता है कि मिल्क का सेक्रेशन करता है। देखिए ये जो है बाहर की तरफ से कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है, ये बाहर की तरफ से इस तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है, और अंदर उसके अंदर जो है मायो एपिथेलियल सेल होता है, उसके अंदर मायो एपिथेलियल सेल होता है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है। अभी समझिए कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट यानी ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता होगा, यानी ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा इस तरह से, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट का काम वाइब्रेशन प्रोड्यूस कराना है। मायो एपिथेलियल सेल यानी ये न्यूरल कनेक्शन से मायो जहां भी आएगा, समझिएगा साथियों, मायो जहां भी आएगा यानी न्यूरल एक्शन काम कर रहा है, ये ब्रेन से काम कर रहा है। न्यूरल एक्शन से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्या, यहाँ पे देखिए न्यूरल एक्शन की वजह से, मायो एपिथेलियल सेल की वजह से यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अंदर देखिए ये अंदर जो है सेक्रेटरी सेल बैठी है, ये सेक्रेटरी सेल का काम मिल्क को सेक्रेट करना है। इन सेक्रेटरी सेल का काम मिल्क को सेक्रेट करना है। ये मिल्क को सेक्रेट करता है, ये मिल्क को बनाता है और सेक्रेट करता है, मगर सेक्रेट करने के लिए मदद ये बाहर से मायो एपिथेलियल सेल कर रही है। ये कैसे करती है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करके। ये जब कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है तो यहाँ से मिल्क का सेक्रेशन होता है और अंदर इस पे आ जाता है। और ये अंदर जो दिख रहा है आपको, ये डक्ट है, ये डक्ट है, छोटी छोटी डक्ट की पाइप को डक्ट्यूल्स बोलते हैं। तो ये डक्ट है, इस डक्ट के थ्रू से मिल्क को कलेक्ट कर लिया जाता है, और फिर इस प्रकार का एक एक एल्वोलाई में कई हजार इस प्रकार का जो है यूनिट्स पाया जाता है। तो सबके डक्ट से कनेक्शन लेते हुए इधर की रास्ते से, डक्ट्यूल्स के थ्रू इधर के रास्ते से ये नीचे आ जाता है यहाँ पे। और इधर देखिए जब यहाँ आ जाता है तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। इस पोर्शन को लेक्टिफेरस डक्ट या मेमोरी डक्ट बोलते हैं। लेक्टिफेरस डक्ट के नीचे आप देखिए यहाँ पे थोड़ी सी फूली हुई पोर्शन है। हमने कहा था एक यूनिवर्सल बात की, जहां भी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई ट्यूब फूली हुई दिखे तो उसको बोलेंगे एम्पुला। तो देखिए यहाँ भी हम लोग इसका नाम क्या बोले, एम्पुला। ये फूली हुई पोर्शन एम्पुला में आके, लेक्टिफेरस डक्ट के द्वारा ये फूली हुई पोर्शन एम्पुला में आके मिल्क जमा रहता है, यहाँ पे आके मिल्क जमा रहता है। इसको दूसरा नाम लेक्टिफेरस साइनस भी कहलाता है। ये यहाँ पे मिल्क जमा रहता है। और इस प्रकार देखिए ये दूसरी एल्वोलाई एकाइनी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी दिखाई गई है। और इधर से लेक्टिफेरस डक्ट, इधर से एम्पुला करते हुए, एम्पुला के रास्ते से होते हुए ये इधर के रास्ते से होते हुए निप्पल के ओपनिंग के थ्रू से बाहर की तरफ आ जाता है। अब देखिए साथियों, ये पोर्शन जो है, इतना पोर्शन निप्पल कहलाता है, इतना पोर्शन निप्पल कहलाता है। निप्पल के दोनों साइड जो है ये फैट बॉडीज होती है, निप्पल के दोनों साइड फैट बॉडीज होती है। ये काफी डार्क कलर की होती है, ये फैट बॉडीज जो है ये फैट बॉडीज होती है, और ये थोड़ी सी डार्क कलर की होती है। यानी इस फैट बॉडीज का नाम एरियोला कहलाता है, इसको एरियोला कहलाता है। तो ये जो है आगे हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार ब्रेन किस प्रकार न्यूरल मैकेनिज्म के थ्रू से कौन सा सिग्नल किस प्रकार से जनरेट करता है, जिस जनरेशन की वजह से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। आखिर क्या होता है कि एक बच्चा पैदा होने के बाद ही मिल्क का प्रोडक्शन करती है माँ, उससे पहले नहीं कर पाती है। तो ये सब हम समझेंगे आगे। चलिए देखते हैं आगे, कुछ सवाल लेते हैं। ये पहला सवाल है साथियों, इस पे लिखा है जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स आर क्यूबॉइडल एंड दीज आर फाउंड इन।
यानी जनन उपकला कोशिकाएं घनाकार होती है और ये कहाँ पाई जाती है? तो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स जो है तो कहाँ पे पाई जाती है? ये देखिए टेस्टिस है, ओवरी है और बोथ है ऑप्शन में। तो समझिए कि बात को कि जर्मिनल एपिथेलियम जो है क्यूबाइडल सेल्स होती है और ये टेस्टिस और ओवरी दोनों में पाई जाती है। यानी इसका सही आंसर जो है तो बोथ है, दोनों में पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द फीमेल which structure is homologous to penis of male? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो ह्यूमन पेनिस के, मेल के ह्यूमन पेनिस के होमोलोगस है? तो देखिए अभी हमने बात किया कि कलाइटोरिस जो होती है, एक्सटर्नल ओरिफिस का जो कलाइटोरिस होती है वो होमोलोगस होता है किसके? पेनिस के होमोलोगस होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्यूबर्टी अकर्स इन फीमेल एट द एज ऑफ, किस उम्र में फीमेल में प्यूबर्टी आता है? यौना अवस्था किस उम्र में आता है? तो इसके लिए जो इसका जो सही जवाब है वो है 11 से 14 साल। 11 से 14 साल के उम्र में जो है फीमेल के अंदर ओवा जो है रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो इसका सही जवाब 11 से 14 साल है। आगे लेते हैं। इंडोमेट्रियम लाइनिंग, इंडोमेट्रियम इज लाइनिंग ऑफ, इंडोमेट्रियम जो है किसकी लाइनिंग है? टेस्टिस, पहला ऑप्शन दिया है टेस्टिस। क्या टेस्टिस सही जवाब है? टेस्टिस की लाइनिंग का नाम इंडोमेट्रियम है? नहीं, टेस्टिस की लाइनिंग का नाम ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वस्कुलोसा ऐसी नाम थे। यूरिनरी ब्लाडर, यूरिनरी ब्लाडर के बारे में तो कोई बात ही नहीं है साथियों। यूरिनरी ब्लाडर की लाइनिंग के बारे में कोई बात ही नहीं चल रही थी। यूटेरस और यूरेटर है। यूरेटर दो पाइप का नाम था। कौन सी पाइप? जो किडनी से यूरिन को कहाँ लेके आ रहा था? यूरिनरी ब्लाडर में लेके आ रहा था। तो उस पाइप का नाम है, तो ये भी नहीं है। यूटेरस के 3 लेयर होते थे, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और तीसरा वाला आपसे पूछते हैं साथियों, ये यूटेरस का ही लेयर है इंडोमेट्रियम। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन वुमेन आफ्टर एज ऑफ 45 ईयर्स। देखिए साथियों, मेल के अंदर जो होता है ना, तो पूरी उम्र भर एक बार प्यूबर्टी एज आने के बाद, एक बार प्यूबर्टी एज आने के बाद पूरी उम्र भर जो है ना स्पर्मेटोजेनेसिस का काम होता रहता है। यानी स्पर्म बनने का काम पूरा उम्र भर होता रहता है। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस का काम होता रहेगा। मगर फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में 45 वर्ष के करीब, लगभग 45 वर्ष, किसी का 45, किसी का जो है तो थोड़ा आगे पीछे 1-2 साल हो जाता है, मगर 45 वर्ष के करीब में जो है ना ये ओवम का आना, ओवा का आना बंद हो जाता है, नहीं आ पाता है। तो इस जो एज को क्या कहते हैं? तो इस एज का जो नाम है, स्पेसिफिक नाम है, इसको मिनोपाउस कहते हैं। और 45 साल के बाद जो है तो ये फर्टिलिटी अपना लॉस कर देता है, ये जो है और बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। तो साथियों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और दूसरे अपने साथियों तक शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। शुक्रिया साथियों।